नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट कैरियर। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आपका हिंदी का सिलेबस डाल दिया गया है, अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए टॉपिक पर, जो कि हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी भाषा है और भाषा के अगर अंगों की हम बात करें, भाषा के अंगों की अगर बात करें तो भाषा के अंग 3 अंग बताए गए हैं। सबसे जो पहला होता है वो वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है शब्द होता है, और तीसरा जो होता है वाक्य होता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वाक्य हो गए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये शब्द क्या है? तो इसमें एक सार्थक शब्द जोड़ दिया जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द हो गई। अब इसी को अगर कहा जाए तो भाषा का सबसे छोटा अंग की बात करें, भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। इस वर्णमाला बना किससे है? वर्णमाला लिखने से एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि वर्णमाला किससे बना है, कैसे बना है। तो वर्ण और माला किस संयोग से मिलकर वर्णमाला बना है। माला का अर्थ होता है समूह, और माला का अर्थ होता है समूह, तो वर्ण प्लस माला के संयोग से वर्णमाला बना है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अक्षर होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ जाति होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। अब पढ़ें क्या? हिंदी पढ़ेंगे तो माला किसकी बनाई जाएगी? वर्णों की बनाई जाएगी। तो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, अक्षर के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक बार रीट के एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ नहीं है, उसमें दे रखा था अक्षर, जाति, रंग और आकाश। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ नहीं है तो आकाश नहीं होगा। इसमें रीट के एग्ज़ाम में बहुत लोगों ने गलत किया था। चलते हैं आगे कि वर्णमाला की परिभाषा को देखते हुए, तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा और क्रमबद्ध होगा, जैसे कि का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा। इसी तरीके से वर्णमाला में वर्णों को रखा गया है एक व्यवस्थित क्रम से। अब इसी वर्णमाला को एक और नाम दिया जाता है ध्वनि। इसी वर्णमाला का एक नाम दिया जाता है ध्वनि दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक समान है? ऐसा नहीं है। चलो चलते हैं, बताते हैं इसके बारे में। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। ध्वनि क्या है कि ध्वनि जो है कि जिसको हम बोलते हैं और सामने वाला सुनता है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, जब तक आप सुनोगे तब तक ये ध्वनि रहेगी, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण हो जाता है। जैसे हमने बोला का, आपने सुना का, और जैसे ही हमने इसको लिपि प्रदान कर दी, जैसे ही हमने इसको लिपि प्रदान कर दी, जैसे ही हमने इसको लिपि प्रदान कर दी, वैसे ही ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। और वर्ण में जब अब बात करते हैं वर्ण क्या है, वर्ण में आता क्या है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, और वर्ण में सभी स्वर आते हैं, और साथ ही साथ जो व्यंजन आते हैं वो स्वर रहित होते हैं। रहित का मतलब होता है बिना, सही, रहित का मतलब बिना होता है। तो वर्ण, तो स्वर कैसा होगा, व्यंजन कैसा होगा? स्वर रहित होगा। मान लो अगर इधर लिख दिया का, तो इसके साथ स्वर है अभी, और जैसे ही इसमें हलंत लगा दिया तो इसके साथ स्वर निकल गया बाहर, तो ये क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। अगर ये मान लो अगर हमने लिख दिया यहाँ पे का, तो इसके साथ क्या है? स्वर साथ में है, तो इसको स्वर सहित बोला जाएगा, क्योंकि रहित का मतलब बिना और सहित का मतलब साथ में। बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या है कि जितने स्वर हैं अक्षर में भी गणना की जाती है, और साथ ही साथ जितने व्यंजन होते हैं वो स्वर सहित होते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बताया है
कि स्वर अगर हमने लिख दिया का तो ये क्या है, अभी अक्षर है इस, और जैसे ही इसमें हलंत लगा देते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है, और हलंत को हटा देते हैं तो ये क्या है, स्वर सहित है। इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ दिया जाता है, हर बार एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन अभी तक जितने बार एग्जाम हुआ है तो 3-4 बार पूछा जा चुका है। कि जैसे कि अभिलाषा दिया गया है, अभिलाषा में वर्णों की संख्या बताइए और अक्षरों की संख्या बताइए, वर्णों की संख्या बताइए और अक्षरों की संख्या बताइए। तो वर्ण क्या है, अभिलाषा जो है आ लिख दो इसमें, प्लस भा लिख दो, इसमें हलंत लगा दो, प्लस ई लिख दो, प्लस ला लिख दो, हलंत लगाओ, प्लस इसमें बड़ा आ है तो बड़ा आ लिख दो, प्लस सा लिख दो, इसमें हलंत लगा दो, प्लस बड़ा आ लिख दो। तो कुल मिला के अभिलाषा में जो शब्दों वर्णों की संख्या जो हो गई कुल 7 हो गई, और अक्षरों की संख्या बताएं तो अभिलाषा में 4 अक्षर हो गए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है जब। अब बात करते हैं राम में वर्णों की संख्या बताइए और अक्षरों की संख्या बताइए। तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी कि रा प्लस हलंत लगा दो इसमें, और आ लिख दो, प्लस माँ लिख दो, हलंत लगाओ, प्लस आ लिख दो। तो कुल मिलाकर इसमें वर्णों की संख्या राम में 4 हो जाएगी, और अक्षर की जो संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिए वर्णमाला, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वर्णमाला। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्णमाला कैसे बना, वर्ण प्लस माला के संयोग से बना है। संयोग का मतलब ये होता है कि जब 2 वर्णों को आपस में लिखते हैं तो उनको कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग कहा जाता है, और जब 2 वर्णों को आपस में परिवर्तन हो जाता है उसे योग कहा जाता है। चलिए वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या की बात करें तो कुल 52 होती है, अगर ध्वनियों की बात करें तो 52 ध्वनियाँ भी होती हैं। ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, और अगर वर्ण बोल दिए जाएँ तब भी 52 बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर 52 हो गए वर्ण। अब वर्णमाला के भेद की बात करें तो वर्णमाला हम 2 वर्णमाला, एक स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। आज जो है आपको स्वर पढ़ाया जाएगा। स्वर का मतलब होता है स्व प्लस रा। स्व का मतलब होता है अपने आप, स्वतः और खुद से खुद। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्वर क्या है, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतः होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। सर समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है समझ में नहीं आया होगा। देखो, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतः होता है, खुद से खुद होता है, अपने आप होता है। और सरल परिभाषा समझ लो कि वे ध्वनियाँ कि जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या होती है 11। बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का कितने में वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण जो है उच्चारण, काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद 3 बताए गए हैं। स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ वो 3 प्रकार से वर्गीकरण, मतलब भेदों 3 बताए गए भेद हैं। सबसे पहले भेद की बात करते हैं कि एक मात्रिक, जिसको हम प्राथमिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, और ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं, और लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, और छोटा स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। बात करते हैं परिभाषा की कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? मूल का जो शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध होता है, जड़ होता है, अयौगिक होता है और रूढ़ होता है। ये किसी के योग से नहीं बनते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, और शुद्ध होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो इन कौन कौन से होते हैं? एक तो आ होता है, एक ई होती है, छोटी ई जिसको बोलते हैं, छोटा ऊ होता है, और ऋषि होते हैं, ऋषि बाबा। दूसरा होता है द्विमात्रिक, जिसको हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं, गुरु के नाम से भी जानते हैं, और संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनकी डेफिनेशन क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें हम द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। मूल स्वर, इनमें संधि स्वर को 2 पार्टों में विभक्त किया गया है। संधि स्वर को 2 पार्टों में विभक्त किया गया है, जैसा कि
होती है वो 7 होती है। इसमें मूल स्वर आते हैं, जैसे मूल दीर्घ स्वर आता है और संयुक्त और मिश्रित स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, और जो संयुक्त स्वर होते हैं उनकी संख्या जो होती है 4 होती है, और मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो मूल दीर्घ स्वर में आता है आ मतलब क्या हो जाता है, ये क्या होते हैं, ये मूल से बने होते हैं, मतलब आ प्लस आ हो गया, बड़ा आ बन गया। जैसे ई बराबर ई, छोटी ई प्लस बड़ी, तो बड़ी छोटी ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, तो बन गया बड़ी ई। जैसे ले लो बड़ा ऊ किससे बनेगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बन गया बड़ा ऊ। तो कहने का मतलब है कि मूल दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, ए, ओ और औ। बने कैसे हैं ये? ए जो है आ प्लस ई के योग से बनकर बनता है ए। ए कैसे बनता है? आ प्लस ए के योग से बनता है ए, और आ प्लस ऊ के योग से बनता है ओ, और आ प्लस औ के योग से बनता है औ। डेफिनेशन इसकी आपको बता चुके होंगे कि क्या होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। बात करते हैं तीसरे की, जिसे त्रैमात्रिक यानी वैदिक और प्लुत स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवग्रह या पूर्व रूप भी कहते हैं इसकी, कि जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसा कि आपने सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हम बता दें कि आपने किसी को बुलाया, तो मतलब बुलाया जब तक उस आवाज़ सुन ना ले, कि नाना को बुलाया तो ना ना जो आ की आवाज़ निकल रही है, या रोने के आवाज़ आती है, गाने के, चिल्लाने के और पुकारने के उसमें जो आवाज़ आती है, इसका प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने, पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। रोने, गाने, चिल्लाने के प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं जीभा। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है इनका। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर आप टारगेट कैरियर पर पहली बार हों तो इसको करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जीभ और जीवा के आधार पर स्वर भेद जो होते हैं 3 होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या, सबसे पहले आप इसको ट्रिक के साथ बताते हैं कि मध्य स्वर में लिख दो छोटा, और पश्च स्वर में जो 3 टाइप के बनते हैं, मतलब जो जैसे 3 बनता है उसी तरीके से जितने भी बनेंगे वो आएंगे पश्च स्वर में, और बचे हुए जो आएंगे अग्र स्वर में आएंगे। कि जैसे कि हमने आ लिख दिया, मध्य स्वर में आ लिख दिया, और पश्च स्वर में जैसे कि बड़ा 3 तरीके से बनता है, छोटा ओ, बड़ा ओ औ, ये आगे पश्च स्वर में। और अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर में जो 3 टाइप के नहीं बनते, ई, वड़ी, री, ए, ऐ, ये होते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है आगे की जीभ से बोला जाता है, और मध्य स्वर बीच में बोला जाता है, पश्च स्वर होता है बाद की बोला जाता है। इसी तरीके से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार का वर्गीकरण हुआ इनका। ये 6 प्रकार के: कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। जैसा कि कंठ में क्या होता है? आ, कंठ से आवाज आती है। तालु, ई, मूर्धा में री आता है। ओष्ठ में आता है ऊ। तो ओट बोल के देखो, ऊ की बनावट बन जाती, अलग बन जाती है, ऊ कोल टाइप का बन जाता है, ऊ। कंठ तालव्य, ए और ए। कंठोष्ठ होता है मतलब ओ और औ। ए देखो, अब आपने बताया था अभी हमने कैसे ए कैसे बनता है, तो आ और प्लस ई के योग से बनता है ए। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का होता है ताल, तो क्या होगा? कंठ ताल। इसका भी इसी तरीके से होगा कि ए आ प्लस ए, तो आ का हो गया कंठ, ई का हो गया ताल, तो कंठ ताल हो गया। ओ, तो ओ का जो होता है आ प्लस ऊ, तो आ होता है कंठ से,
और ऊ होता है ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ हो गया। आ होता है आ प्लस ओ के योग से बनता है ये, आ प्लस ओ, तो आ प्लस ओ के योग से बनेगा, तब आ होता है कंठ से और ओ होता है ओष्ठ से, तो ये भी कंठोष्ठ हो गया। बात करते हैं कि जीभ या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ वो दो प्रकार का वर्गीकरण हुआ इनका, कि एक होता है वृत्ताकार और या गोलाकार। वृत्ताकार या गोलाकार मतलब होता है ऐसे स्वर होते हैं कि जिनके उच्चारण का जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की जो स्थिति होती है वो गोल हो जाती है। जैसे कि आपको बोल के देख लो, आ बोला आ, तो ओष्ठ की स्थिति हो गई गोल। ऊ औ आ, ये अंग्रेजी स्वर है, इसको बोलते हैं ये वृत्ताकार होता है। अवृत्ताकार क्या होता है, जिसको अगोलाकार भी नाम से भी जानते हैं। ऐसे स्वर कि जिनके उच्चारण के समय हमारे ओष्ठ की जो स्थिति होती है वो गोल नहीं होती है, उन्हें अवृत्ताकार कहा जाता है। जैसे कि ई, वड़ी, ई, री, ए और अय, ये अवृत्तागण के, इनको बोलते समय हमारे ओष्ठ की जो स्थिति होती है वो गोल नहीं होती है। जो हमारा आ है इसको उदासीन वर्ण कहा जाता है और इसको शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शहीद वर्ण कौन सा है, तो आ को शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगर आप टारगेट कैरियर पर पहली बार हो, टारगेट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण हुआ वो चार प्रकार का वर्गीकरण हुआ। एक होता है समृत, एक होता है समृत, दूसरा होता है अर्ध समृत और तीसरा होता है विव्रत और चौथा होता है अर्ध विव्रत। तो समृत की बात करते हैं, ऐसे स्वर कि जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार लगभग बंद होता है। जब हम उच्चारण करेंगे, ऐसे स्वर होंगे जो उच्चारण करेंगे हमारा मुख जो द्वार होता है, जहाँ मुख द्वार जो होता है वो लगभग बंद हो जाता है, उनको हम समृत स्वर कहते हैं। समृत का मतलब होता है बंद। जैसे हमने ई बोला तो ई में लगभग मेरा जो मुख होता है वो लगभग बंद हो जाता है। ई ऊ, तो ये स्वर बोलते समय हमारा मुख द्वार जो होता है वो बंद हो जाता है। और अर्ध स्वर की बात करें, अर्ध स्वर का मतलब होता है अर्ध समृत। अर्ध समृत की बात करते हैं तो आधा बंद होता है। समृत का मतलब होता है बंद, अर्ध समृत मतलब आधा बंद। अर्ध लगा दिया, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध समृत आधा बंद। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख विवर लगभग आधा बंद होता है, मतलब आधा बंद हो जाता है। बोलो ए और ओ, ए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख विवर लगभग आधा बंद हो जाता है। अर्ध का मतलब होता है आधा, समृत का मतलब तो पता ही दिया था कि बंद होता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख विवर जो होता है लगभग आधा बंद हो जाता है, तो इसमें वर्ण होते हैं, ए होता है, एक ओ होता है। बात करते हैं कि विव्रत की बात करते हैं कि ऐसे स्वर, विव्रत का मतलब होता है खुला, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार लगभग पूरा खुला होता है, पूरा खुल जाता है या खुला होता है। तो ऐसे स्वर कौन सा, आ, जब आ बोलते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है। आ बोल के देख लो, आ, पूरा मुंह खुल जाता है। और अर्ध विव्रत की जब बात करते हैं, अर्ध विव्रत मतलब अर्ध का बताया था भी, अर्ध का मतलब होता है आधा, विव्रत का खुला, आधा खुला। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार आधा खुला होता है, जैसे कि ए आ छोटा ले लो आ, तो कम मुंह खुलता है। ए ओ, तो इसमें कम मुंह खुलता है। इसी प्रकार से अर्ध विव्रत, समृत बताया, अर्ध समृत बताया, विव्रत बताया और अर्ध विव्रत बताया। अब बात करते हैं आगत, मेहमान या विदेशी स्वर, इनकी संख्या कितनी है। आगत और मेहमान जो होते हैं, आगत और मेहमान ये विदेशी है, बाहर से आया है। इसको इंग्लिश भाषा का शब्द है ये आ, तो आ लिखते हैं, इस पर हम लोग लिख देते हैं इस टाइप, चंद्रबिंदी टाइप बना देते हैं। तो इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है, इसलिए इसको अंग्रेजी वर्ड भी कहा जाता है। विदेशी स्वर कहा जाता है, आगत कहा जाता है और मेहमान के नाम से इसे जानते हैं। इनकी संख्या होती है 1। जब बात करते हैं आगे की अयोगवाह, क्वेश्चन पूछा जाता है अयोगवाह कौन सा है, अयोगवाह क्या है। क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, या कौन सा इसमें दे दिया जाएगा कि का, खा, गा, अंग, आह दे दिया जाएगा मान लो,
तो उससे पूछा जाएगा कौन सा इसमें अयोगवाह है। इसी प्रकार से अयोगवाह क्या होता है कि आ योग वाह, ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह क्या होता है कि ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। पर पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका ना तो स्वरों के साथ और ना ही व्यंजनों के साथ योग हो, फिर भी हिंदी वर्णमाला ने लेकर चलती है। क्या है मतलब अयोगवाह हैं, हिंदी में हिंदी में दिए गए हैं, लेकिन ना तो इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और ना ही व्यंजनों के साथ होती है। फिर भी हिंदी क्या करती है, इनको लेकर चलती है, ढोके चलती है, साथ में इनको रखा जाता है और लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता है। कौन से होते हैं, एक तो अंग होता है जिसको अनुस्वार के नाम से जानते हैं, एक होता है आह जिसको विसर्ग के नाम से जानते हैं। इन दोनों का हमें तत्सम में प्रयोग किया जाता है। हमेशा तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है, हमेशा तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बात बताएं इसमें कि किशोरी दास वाजपेयी, सबसे पहले ये बोलो कि अयोगवाह का नाम दिया किसने, तो किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवाह वर्ण नाम दिया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि इधर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्ज़ाम में, और टीपी टेट में तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद आपको अगली वीडियो दी जाएगी।